अरे वाह, आपका रिया राणा, आपका तो आईडी में निकोला टेस्ला लगा हुआ है, नहीं? है ना? या किसी और का लगा हुआ है, आयशा का लगा हुआ है? अरे नो, किसका लगा हुआ है? किसी के आईडी में लगा हुआ है निकोला टेस्ला। सुब्रत के उसमें लगा हुआ है, सुब्रत सांडिलिया में। अच्छा, सुब्रत सांडिलिया, निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हो आप? हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था वो। ही हैज ए वॉर विथ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना? कि वॉर ऑफ करंट बोलते हैं उसे, है ना? अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बीच में वॉर हुई थी। तो निकोला टेस्ला वाज द मेन पायनियर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए आज आपके घरों में अल्टरनेटिंग करंट आती है ड्यू टू निकोला टेस्ला ओनली, है ना? इसने बताया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट इज हैज गॉट द मोर एडवांटेज देन डायरेक्ट करंट, है ना? डायरेक्ट करंट जो है ना, हाँ, टेस्ला कॉइल है। मतलब मेन जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही था, है ना? भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का ही बेसिकली आपका क्या था, है ना? सेंटर ऑफ मास के बाद बेटा इम्पल्स एंड मोमेंटम होगा, है ना? कि सेंटर ऑफ मास के बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे ना, वही इसी का पार्ट है। वो मैंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है। ये एक ही चैप्टर होता है, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्सन, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इम्पल्सन मोमेंटम आ जाएगा, फिर उसके बाद कोलिजन आ जाएगा। कोलिजन जो आपने पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ा है, उतना ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है कोलिजन का जो होता है। अभी तो जस्ट सिंपल कोलिजन आपने पढ़ा था, ऑब्लिक कोलिजन वगैरह भी आ जाते हैं आपके उसमें, है ना? तो इस तरह से आपका ऐसा है, ठीक है नहीं? तो ये आपका आ गया ऐसे। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, है ना? आप में से आरडीसी के स्टूडेंट कितने हैं? पेस आरडीसी के थोड़ा मैसेज करना मुझे, कौन कौन है? पेस आरडीसी के, बाकी तो कालूस राय के हैं, है ना? आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, प्रिया राणा, शैलेश सिंह, आप आरडीसी को। पहले भी मैं एक दिन पूछा था, मैं भूल जाता हूँ, है ना? प्रिया राणा एंड शैलेश सिंह, है ना? ये आपके आरडीसी के, चलो, है ना? तो ये आपका गया, ठीक है। तो आज जो टॉपिक आपको पढ़ना है ना, यू हैव वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी को हम डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ मास, है ना? तो सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको। तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आपको। मैं, आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे रिक्वेस्ट भेज देना, है ना? माय नेम ये जो है 8800 898 127, है ना? इस पे आप रिक्वेस्ट भेज देना, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना? तो आज जो टॉपिक आप पढ़ोगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, पहले आपने भेजा था, एक बार और भेज देना। वैसे ऐड कर दिया होगा अगर भेजा होगा आपने तो, या मिस कर गया हूँ मैं। चलो, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं चीज, है ना, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस जो किया था कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल थी, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। कुछ आपकी 8-9 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग आपने डिस्कस की थी। तो उसमें एक जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी, दैट इज वो इंपॉर्टेंट थी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना? कि आपने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना? इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं सी फ्रेम। तो जो सेंटर ऑफ मास या सी फ्रेम होता है, ये कंसेप्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला था कि इसका मतलब ये होता है कि आप मास के साथ अटैच्ड हो, है ना? तो जो आपका फ्रेम होगा, वही क्या होता है बेसिकली, आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है ना? कि बॉडी अगर मूव कर रही है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की जगह पे अपने आप को ले आओ, तो आपके फ्रेम को हम बोलते हैं बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी, लेकिन मैंने मेन जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा। कि अगर हम ये डिस्कस करें कि व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मैंने उसमें लिखा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी के सी प्लस के डैश हो जाएगी, है ना। इसमें जो के सी होता है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो के डैश होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जो चीज थी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था आपका, यहाँ पर के डैश हो गया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बेसिकली आपका ये होगा के सी प्लस के डैश, है ना। और के डैश की मैंने वैल्यू लिख दी थी यहाँ पे कि जो के डैश की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, है ना। म्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस मास, है ना, जो कि रिड्यूस मास इक्वल होता है मास के प्रोडक्ट को उसके सम से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो टर्म आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका रिड्यूस मास, कि m1 m2 बाई क्या हो जाएगा बेसिकली आपका m1 प्लस m2, और वी जो होगा ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, कि वी जो होगी ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ये मैंने बताया था कि भाई के डैश की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो देन स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास will not change, will not change। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपका चेंज नहीं होता है ना, कि भाई पहले जो स्टेट था वही रहता है। इनडायरेक्टली मतलब ये था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो केसी रिमेन कांस्टेंट, केसी की वैल्यू क्या रहती है बेसिकली आपकी कांस्टेंट रहती है, एंड जो के डैश होगा है ना विल चेंज है ना इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, कि ये चेंज होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये आपका गया भाई केसी कांस्टेंट रहेगा और जो के डैश होगा वो दूसरे फॉर्म की एनर्जी में क्या होगा बेसिकली आपका चेंज होगा, है ना, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये हम बात करते हैं। तो इसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्री। ये तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, आज हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी है ना वो कर लेना। अब इसी नंबर पे मुझे मैसेज करोगे तो मैं सेंटर ऑफ मास की आपको जो 2 लेक्चर हो चुके हैं ना उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इसके पहले 2 लेक्चर हम सेंटर ऑफ मास के ले चुके हैं, 3rd लेक्चर आज है, तो उसको आप देख लेना। तो अगर आज कुछ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, उस रिकॉर्डिंग को आप देख लोगे तो आज का लेक्चर भी आपको आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका क्या ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था भाई। अब हम यहाँ पे जाते हैं जो मेन आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ पे एक सिंपल सा चीज होता है कि सपोज मैं यहाँ पे कोई प्लैंक रख लेता हूँ ऐसे, कि ये आपका कोई प्लैंक है ना, कि इस तरह से आप यहाँ पे कोई प्लैंक ले लेते हो कि दिस इज ए थिन प्लैंक, है ना, और ये किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये जिस चीज पे रखा हुआ है वो सरफेस कैसा है बेसिकली आपका, किसी स्मूथ सरफेस पे आपने प्लैंक रख दिया ऐसे, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, है ना। ये जो प्लैंक है इसकी लेंथ सपोज आपकी हम ले लेते हैं एक्सा एल है, इस प्लैंक की लेंथ कितनी है बेसिकली आपकी एल है, और इसका मास कैपिटल एम है ना, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस बात है यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो, ये इसका मास सपोज स्मॉल एम है ना, अगर ये राइटवर्ड वॉक करेगा तो प्लैंक का क्या होगा, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग राइटवर्ड देन व्हाट विल हैपन टू द प्लैंक, तो बता सकता है क्या कि भाई बेस स्मूथ है, पर्सन और इसके बीच में फ्रिक्शन है,
तो ये पर्सन राइटवर्ड अगर वॉक करना शुरू करे तो व्हाट तो प्लैंक पीछे चला जाएगा। प्लैंक जो होगा वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा पर्सन के ऊपर, वो तो फॉरवर्ड मूव करेगा, लेकिन उसके रिएक्शन की वजह से प्लैंक किस तरह मूव करेगा, बेसिकली आपका बैकवर्ड, है ना। तो हम बोलेंगे किसी टाइम के बाद ये जो पूरी स्टेटस होगी ना, वो आपकी ऐसी हो जाएगी। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि भाई जो स्टेटस पूरी की पूरी होगी बेसिकली आपकी ऐसी हो जाएगी, प्लैंक पीछे चला जाएगा, है ना, कि पूरे केस में दिस प्लैंक विल मूव बैकवर्ड, ये ऐसा, है ना। तो पर्सन सपोज आपका अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे एंड पे आ गया, कि पहले यहाँ पे था, ये वॉक करता करता वो यहाँ पे आ गया दूसरे एंड पे, है ना। तब तक आपका प्लैंक जो है पीछे चला जाएगा, और प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सपोज कोई आप एक्स ले लो, ये एक्स से पीछे चला गया, है ना। तो आपको ये निकालना होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा। ये एक्स जो है ये क्या है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा, है ना। तो आप देखो कि पर्सन यहां से यहां आ गया, मतलब पर्सन का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, कि पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एल आप इसको मत रखो, इसको आप एक्सआर ले लो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्ड अगर हम चेंज कर लें तो क्लैरिटी रहेगी आगे भी। तो जो ये चीज मैंने लिखी है एक्सआर लिख दी है, लेंथ ऑफ द मैंने ये लिख लिया एक्सआर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैन का एक्सआर माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, एक्सआर इज द लेंथ ऑफ द प्लैंक, लेंथ ऑफ प्लैंक। या कई बार हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना। इसलिए मैंने एक्सआर लिख लिया है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये। प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो एक्सआर से ही आगे चला गया है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कम हुआ है ना, इसकी वैल्यू एक्सआर माइनस एक्स है। तो मैन भी डिस्प्लेस हो गया, प्लैंक भी डिस्प्लेस हो गया, क्या चीज डिस्प्लेस नहीं होगी, क्या कोई बता सकता है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई मैन डिस्प्लेस हो गया, कि मैन पहले पोजीशन यहाँ पे थी, ये वॉक करके अगर दूसरे एंड पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन जो होगा वो एक्सआर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। प्लैंक भी डिस्प्लेस हो गया, पीछे से चला गया एक्स से, लेकिन क्या चीज डिस्प्लेस नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास। क्यों सेंटर ऑफ मास क्यों डिस्प्लेस नहीं होगा, वाई सेंटर ऑफ मास विल नॉट डिस्प्लेस, किसका सेंटर ऑफ मास क्यों डिस्प्लेस नहीं होगा, ये कोई बता सकता है क्या? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये दोनों कंबाइंड सिस्टम है ना, कि इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो जो भी फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। किस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं पे रहेगा ये, कि सपोज मैंने बोला कि पहले सेंटर ऑफ मास सपोज कभी यहाँ पे आएगा, ऐसे थोड़ा सा मैन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर की तरफ शिफ्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे था, तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉप करोगे ना, तो एग्जैक्ट अभी भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो आप देखो मैन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लैंक का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कि सेंटर ऑफ मास का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट center of mass will not displace, center of mass will not displace, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होता है, बेसिकली आपका एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। तो ये आपने आर्गुमेंट दिया कि अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं तो इसके बीच में ये तो स्मूथ सरफेस है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का वो डिस्प्लेस नहीं होगा, है ना। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। मेन पर्पस वही होता है कि भाई एक्सआर तो आपको पता होगा, है ना, एक्सआर तो आपको लेंथ ऑफ द प्लैंक तो पता ही होगा ना, और मैन का मास और प्लैंक का मास भी पता है। तो मेन पर्पस होता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, है ना, कि भाई जो प्लैंक होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, है ना। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा,
कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा कि डेल्टा एक्स सी हो जाएगा बेसिकली आपका सिग्मा एम इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। हाँ, डेल्टा एक्स सी क्या हो जाएगा, सिग्मा एम इंटू डेल्टा एक्स बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा एम हो जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये आपके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पता है मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लैंक का भी होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, है ना। तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो आपने लिख दिया जीरो। मैन कितना डिस्प्लेस हुआ आप देखो, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो एक्सआर से हुआ है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो प्लैंक भी पीछे चला गया ना, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्सआर माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मैन का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्सआर माइनस एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, जो कि आपको निकालना है, कि आपको एक्स तो निकालना है कितना प्लैंक डिस्प्लेस हुआ है, प्लस प्लैंक भी डिस्प्लेस हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है, तो ये आपका माइनस एम इंटू एक्स हो गया। यहाँ माइनस मैंने क्यों ले लिया है, कैपिटल एम तो प्लैंक का मास है और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया है, तो यहाँ बीच में माइनस साइन क्यों लिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ मतलब मैन तो राइटवर्ड जा रहा है लेकिन प्लैंक लेफ्टवर्ड जा रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय टोटल मास एम प्लस एम। ये तो होता है कि भाई जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंडिविजुअल मास इनटू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम ले लो और टोटल मास से आप डिवाइड कर दो, तो इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। तो इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा एम एक्स आर बाई एम प्लस एम। तो कई क्वेश्चन में सीधे आप इसको अप्लाई कर दोगे, है ना। वैसे कंसेप्चुअली ये करना सही होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये इस तरह से आप लिख लेना ये वाला स्टेटमेंट कि भाई मैन यहां से यहां पहुंच गया, प्लैंक भी पीछे चला गया, है ना, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का वो जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लिया आपने और उसको जीरो पुट कर दिया तो अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट जो प्लैंक का होगा वो बेसिकली आपका इतना होगा, है ना, कि प्लैंक लेफ्टवर्ड चला जाएगा और वो कितना हो जाएगा एम एक्स आर बाई एम प्लस एम, है ना। इंडायरेक्टली मतलब जो एक्स आर है ना वो लेंथ ऑफ द प्लैंक ही है ना, कई बार हम उसको रिलेटिव टर्म्स में लिख रहे हैं इसलिए एक्स आर लिख रहा हूँ मैं इसे। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है जो कि आपको जानना होता है ना, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, अगर पहले मूव कर रहा था तो अभी मूव करता रहेगा, लेकिन अगर मैन भी रेस्ट पे है प्लैंक भी रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। तो आप कितना भी मैन कहीं भी चला जाए प्लैंक कहीं भी चला जाए सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे रहेगा। तो सीधे नीचे ड्रॉ करोगे ना तो वहीं पे आ जाएगी लोकेशन इसकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जीरो पुट कर दिया ना, तो काफी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसको कई बार हम एज ए फॉर्मूला ही ट्रीट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा एम एक्स आर बाई एम प्लस एम। है ना। तो दो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम जिसको कि हम सी फ्रेम बोलते हैं, और दूसरा आपकी ये चीज आ गई, है ना, कि दूसरी जो चीज होगी वो बेसिकली आपकी हो जाएगी एम एक्स आर बाई एम प्लस एम। इतने से प्लैंक का क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं इसे। इसको हम लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते थे। इससे बेटा लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन नहीं, उससे क्यों करोगे आप, इससे उससे तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगा ये, मतलब ये पूरी चीज जो होगी ना मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज तो लिखनी पड़ेगी, मतलब या तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करोगे या सेंटर ऑफ मास यूज करोगे। तो चूंकि मोमेंटम के बारे में मैंने बहुत अभी नहीं बताया है इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास को यूज कर रहा हूँ, है ना। लॉ ऑफ मोशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब अगर आप लॉज ऑफ मोशन समझ रहे हो तो वो सही है,
उससे भी कर सकते थे हमसे, है ना, कि मोमेंटम कंजर्वेशन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सेंटर ऑफ मास बताया आपको, है ना। तो जैसे कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल से आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, है ना, कि एज एग्जाम्पल 1 पहले हम आ जाते हैं कि सेम वैसी प्लैंक का सिचुएशन है कि कोई प्लैंक है ना, और ये किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है ना, कि ये किस पे रखा हुआ है, बेसिकली आपके किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, है ना। आपको दिया हुआ है कि इस प्लैंक का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और इस पर्सन का जो मास है सपोज आपका 50 केजी है, और इसका जो मास है ये आपका 80 केजी है ना। इस जो प्लैंक का मास है वो 80 केजी। अगर किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड आउट, पहला पार्ट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक if man reaches other end, reaches other end, कि अगर मैन वॉक करके दूसरे एंड पे चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक कितना हो जाएगा। और दूसरा ये भी पूछा गया है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑल्सो, मैन ऑल्सो, है ना। ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या आंसर होगा इसका, बताओ मुझे जरा। सॉरी, ये आप इसको ना, इसको 70 केजी ले लो बेटा, 50 केजी मतलब 70 केजी का मैन है। हाँ यार, एंड 50 सही है, take it as a 50 kg only. हाँ, to find out the displacement of the plank if man reaches other end, अगर ये दूसरे एंड चला जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैन का, प्लैंक का। ये एग्जांपल 1, हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही, इसको तो सीधे सॉल्व कर लेंगे हम इसमें, ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आपने इसका फॉर्मूला डिफाइन कर लिया कि फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक होता है mxr बाई m प्लस है, ये तो होता है। तो इसमें स्मॉल m तो जो मास मूव करता है उसका मास होता है, वो मास तो 50 आ गया। जो होता है एक्चुअली में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो मैन का होता है, कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो 2 मीटर ही आगे गया ना,
तो इंटू 2 आ जाएगा, है ना। बाय टोटल मास आपका हो जाएगा 50 प्लस 80 आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करोगे तो 10/13 मीटर आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर। फिर प्लैंक पीछे चला जाएगा, कि मैन अगर आगे चला गया तो प्लैंक आपका पीछे चला जाएगा। तो जितने अमाउंट से पीछे चला जाएगा वो जस्ट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, कि इसी को हम बोल रहे हैं बेसिकली आपका एक्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन का मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है भाई। विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो मैन का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही होगा ना। कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना, तो वो तो आपका 2 मीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिंपल पूछने का मतलब होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। तो आपने पढ़ ही लिया था कि भाई अगर मैन यहाँ से यहाँ आ गया तो प्लैंक भी तो पीछे चला जाएगा। तो ये जो चीज होगी ये आपकी हो जाएगी एक्सआर में से प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस कर देंगे। तो जो आपका ये 2 मीटर था उससे कैपिटल एक्स माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 10/13। तो अल्टीमेटली इसको करेंगे सॉल्व तो ये आपका 16/13 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों आंसर आ गए कि भाई मैन अगर इस वॉक करता हुआ दूसरे एंड पे चला जाए तो प्लैंक जो पीछे जाएगा वो 10/13 मीटर जाएगा। और जो आपका मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मतलब ये गैप की बात की बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लैंक भी पीछे जा चुका है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/13 मीटर। एक्स आर से हम एक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है ना। तो इसमें सीधे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या बेसिक्स से निकाल लो, ये फॉर्मूला बात एक ही होती है। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 10/13 मीटर एंड 16/13 मीटर। इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, है ना, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करता हूं इस एग्जाम्पल को, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे सेम प्लैंक है ना, और वो मैन है कि ये ऐसा कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई मैन है ना। मैन का मास पहले जैसा 15 kg है, इसका प्लैंक का मास जो है वो 80 kg है, और ये लेंथ अगेन 2 मीटर ही है। बस इसमें एक और पर्सन और खड़ा हुआ है दूसरे एंड पे, अदर पर्सन एट द अदर एंड, और वो 70 kg का है ना, कि दोस्त ये आपका 70 kg का है। एग्जाम्पल 2 में हम इसको ले सकते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक if both person exchange their position, exchange their position, कि अगर दोनों पर्सन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक कितना हो जाएगा। फिफ्टी इधर 70 इधर, तो उसका क्या आंसर होगा बताओ जरा मुझे।
नव्या ये आंसर तो नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक से करो। ना अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। धनक ना, अब सिस्टम का जो टोटल मास हो गया ना वो 200 हो गया। सिस्टम का टोटल मास जो है वो 200 हो गया है, तो उसके हिसाब से करना आप। इसमें देखो टोटल मास कितना हो गया, 50 + 70, 120 + 80, तो टोटल मास सिस्टम का जो हो गया वो 200 हो गया है। तो डिनोमिनेटर में जो टोटल मास आता है वो 200 आएगा, अगर फॉर्मूला यूज करेंगे हम तो। हाँ, नवे नाउ योर आंसर इज करेक्ट। सही, अब आपका आंसर सही है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ नहीं था, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व कर सकता था। जो फॉर्मूला मैंने बनाया, फॉर्मूला तो पहले आप लिख लो, फॉर्मूला अभी आपने डिराइव कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक जो होगा वो आपका हो जाएगा mx सर बाई m+n। इसी को यूज करेंगे, चूंकि मास 3 है इसलिए टोटल मास जो होगा वो आप 200 ले लोगे। गौरव एंड शैलेश सिंह, आपका आंसर तो सही सेम आ रहा है। नहीं नहीं, सही नहीं है, आप देख लो थोड़ा सा ना कि आंसर डिफरेंट एक्चुअली। तो मैं दो मेथड यूज करता हूँ। मेथड 1,
मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि भाई सिर्फ 50 kg दूसरे एंड पे मूव कर रहा है, 50 kg मूव। तो 50 kg जब दूसरे एंड पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट सपोज x1 हो गया, तो x1 की वैल्यू आप लिख लोगे 50 इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास आपका 200 है सिस्टम का। ये करना पड़ेगा आपको कि 50 अगर यहां से आ गया तो m50 आ गया, xr की वैल्यू 2 आ गई। टोटल मास में अब पूरे सिस्टम का मास होगा जो है, तो चूंकि 3 मास है तो तीनों का सम 200 हो जाएगा। तो इससे जो ये शिफ्ट होगा ये 0 पॉइंट, अब देख लो कितना हो जाएगा शिफ्ट आपका ये, इससे शिफ्ट होगा 0.5 मीटर। और किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्टवर्ड, है ना, कि अगर 50 kg इधर से यहां चला है तो ये लेफ्टवर्ड 0.5 मीटर से हो जाएगा। अब 70 kg को मूव करते हैं कि भाई 70 kg अगर मूव करता है तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आपको x2 ले लो, है ना। तो वही बात है कि जो मूव कर रहा था वो 70 kg हो गया, और कितना मूव कर रहा है, ये 2 ही तो मूव कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका 0.7 मीटर। और ये किस तरफ हो गया, बेसिकली आपका राइट डिस्प्लेस हो गया, है ना, क्योंकि अगर ये यहां से आएगा तो राइट जाएगा, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप x2 माइनस x1 ले लो, तो ये आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट वर्ड, क्योंकि 70 kg का वेट ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो मतलब ये दोनों अगर अपनी पोजीशन एक्सचेंज करें तो पूरा प्लैंक राइट वर्ड चला जाएगा। और कितने से चला जाएगा, 0.2 मीटर से। ये तो सिंपल मेथड है जो कि आपने यूज किया है। अदरवाइज मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता था अगर मैं मेथड 2 यूज करूँ तो, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, ये भी सही है। मेथड 2 में मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता था। मैं बोलूंगा अगर 50 इधर गया 70 इधर गया तो इफेक्टिव कितना मूव किया, सिर्फ 20 तो मूव किया ना। आप समझ गए मेरी बात, कि भाई 50 इधर गया और 70 इधर गया, तो 50 के इधर जाने और 50 के इधर जाने वाला तो कैंसिल हो गया, तो नेट 20 तो इधर मूव किया। इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि 50-50 तो कैंसिल हो गए, तो नेट 20 kg की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट बच गया। तो 20 यहां से यहां चला गया तो बस हो गया x। अब जो मूव किया वो 20 kg ले लो, कितना मूव किया 2, टोटल मास 200 है ना, कि 50-50 तो कैंसिल हो गए, तो 20 यहां से यहां गया है, कितना गया 2 मीटर, तो 20 इंटू 2 टोटल मास। तो टोटल मास जब हम लेंगे तो ये भी 0.2 मीटर आ जाएगा, है ना। तो जो आपको सही लगता है उसको आप यूज कर लीजिए, है ना। तो ये ध्यान रखना कि भाई ये वाले फॉर्मूले को कई जगह पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सिर्फ यहीं पे यूज नहीं होता है, जैसे मैंने तो यहाँ पे मैन एंड प्लैंक लिया है। कोई अगर बोट किसी वाटर में होती है ना, तो बोट के ऊपर अगर कोई पर्सन वॉक करेगा तो बोट पीछे जाएगी, तो उसको भी यही फॉर्मूला लगाएंगे कि सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है मैन एंड प्लैंक के लिए, है ना। अगर कोई बोट एंड मैन है ना, कि भाई कोई बोट के ऊपर मैन है और मैन अगर बोट के ऊपर चल रहा है तो बोट पीछे जाएगी, वो भी इतना ही पीछे जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मान लेंगे कि जो वाटर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है बहुत कम है, नेग्लिजिबल ले लोगे इसमें। या मैन एंड बलून भी ले सकते हैं, मैन एंड बलून। मैन एंड बलून का मतलब जैसे कोई बलून है ना, और इससे कोई मैन हैंग कर रहा है ऐसे, है ना। तो अगर ये ऊपर राइट करना शुरू करे, सपोज एम मास का है और ये राइट करके अगर यहाँ तक एल तक पहुंच जाता है तो बलून भी नीचे चली जाएगी। मैन अगर इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो बलून नीचे जाएगी ना। तो मैन अगर यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये कितना नीचे जाएगी, वो भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, एम एल बाई एम प्लस एम हो जाएगा। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बलून, है ना। तो तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला होता है, मैन एंड प्लैंक, मैन एंड बोट, मैन एंड बलून, है ना। कि अगर ये मैन यहाँ से चढ़ता चढ़ता अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो ये बलून कितना नीचे चला जाएगा, है ना। तो भी जो जाएगा वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है, वही डिराइव कैसे हुआ है यहाँ पे। कि भाई मैन मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, प्लैंक भी पीछे चला गया, लेकिन क्या चीज डिस्प्लेस नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आपने 0 पुट कर दिया और इस फॉर्मूले में यूज किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी को फिर हम बार बार क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, है ना। तो सी फ्रेम के साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा मतलब क्रिटिकल टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, है ना, जो कि आपकी
एनसीईआरटी के बुक्स में ये रोटेशन में होता है, लेकिन हम इसको रोटेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। हम इसको मानते हैं सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन का पार्ट, क्योंकि सारे कंसेप्ट इससे इसके मिलते जुलते हैं। ज्यादातर सेंटर ऑफ मास का कोई ज्यादा रिलेशन रोटेशन से नहीं है, इसलिए उसको सेपरेट करके हम यहाँ पे करते हैं इसको, है ना। तो ये थोड़ा तो इसको थोड़ा सा आपको करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है ना, कि मतलब बॉडी देखने का मोशन कुछ अलग लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास इंटायरली डिफरेंट होता है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, एक ये भी क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है और हमेशा एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली, उसका टेक्स्ट थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कोई न्यूमेरिकल्स में नहीं करवा रहा हूँ, ये मुझे समझाने का मेरे एक तरीका है जो हम न्यूमेरिकल के थ्रू आज समझ रहे हैं चीजों को, है ना। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, है ना, ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको। आपका है तो ये सब करेंगे हम, ये कर चुके हैं पहले हम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ हाँ, उसको हम ये वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं कर सकते? सिग्मा एम डेल्टा एक्स बाई सिग्मा एम। उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो उससे एक्चुअली मैं कर रहा था बट आ नहीं रहा था उसे। मैं बताऊंगा उससे, पहले आप इसको कर लो ना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे उससे भी आ जाएगा वो, ओके उससे पक्का आएगा, है ना, उससे ही पक्का आएगा। मैं बताता हूँ उससे आपको, है ना, उससे भी आ जाएगा, वो तो बेसिक मेथड है। थोड़ा सा इस एंड क्वेश्चन को जरा सा पढ़ लो आप, फिर मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार पढ़ लो बस इस क्वेश्चन को, सॉल्व भले मत करो आप इसे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो मैंने भी शेयर किया। चलो, है ना, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपको मैं, है ना, कि ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, है ना। ये मतलब इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट है, लेकिन ये पूछ बड़ी सिंपल सी चीज रहा है ना, कि ये बोल रहा है कि इस तरह से, इसके पूरे क्वेश्चंस का जो टेक्स्ट है इसका मतलब बेसिकली आपका यही है ना, कि इसने लैंग्वेज कुछ यूज की है, लेकिन इसका टेक्स्ट बेसिकली है कि कोई रॉड रखा हुआ है ना, किसी फ्लोर पे इसने एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, है ना, और ये जो फ्लोर है वो स्मूथ है ना, कि जो फ्लोर है वो स्मूथ है, और इसी को ऑरिजिन ले लिया इसने, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 ले लिया है।
अब ये रॉड को हम डिस्प्लेस करते हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसके ऊपर कोई पी पॉइंट है ना। तो जैसे हम डिस्प्लेस करेंगे आपको होता है गिरना शुरू होगा, तो गिरना शुरू होगा तो ये पॉइंट भी पीछे की तरफ स्लिप होगा ना। तो किसी स्टैंड पे ये जो रॉड है थोड़ा सा टेढ़ा होकर ऐसा हो जाएगा, नहीं इसमें टेढ़ा रॉड तो बनते ही नहीं, है ना। कि भाई ये जो रॉड है थोड़ा सा टेढ़ा होके ये पूरी चीज आपकी इस तरह से हो जाएगी, ये ऐसा। किसी टाइम के बाद अगर ये गिरना शुरू कर रहा है तो ये रॉड टेढ़ा होके बेसिकली आपका ऐसा हो गया, है ना। ये बन गया ऐसा आपका, ये ऐसा, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और ये पी पॉइंट भी मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ फॉलो करेगा और पी पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास, है ना। और दूसरा है पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट पी, जो पी पॉइंट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ये दो चीजें पूछ रहा है बेसिकली आपको, है ना, कि पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट पी क्या होगा। तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या इसमें, कि सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए उसे। और पी पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट इक्वेशन ट्रैजेक्टरी भी इसने पूछा हुआ है, इसका तो सिर्फ ये पाथ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ये पाथ फॉलो बने करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ये भी पूछ रहा है। कोई मेरी हेल्प कर सकता है क्या इसमें। सेंटर ऑफ मास का मुझे बता दो, बाकी पी पॉइंट का तो बाद में हम देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा होना चाहिए। सर पाथ मतलब क्या हुआ? मतलब ये सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ से है ना, ये कैसे पाथ फॉलो करेगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ जाएगा। अगर ये रॉड इस पोजीशन में आ गया तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से पाथ फॉलो करेगा। पाथ फॉलो करेगा मतलब वो क्या स्ट्रेट लाइन करेगा, तो प्रोजेक्टाइल होगा। और या कोई आपका पैराबोलिक पाथ करेगा, है ना। इसका नेचर कैसा होगा सेंटर ऑफ मास का। अगर तो हमें पैराबोलिक। क्या चाहिए सेंटर ऑफ मास, यस सर। पी पॉइंट तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो सेंटर ऑफ मास देखते हैं कि वो कैसा पाथ फॉलो करेगा। सर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट पाथ। हाँ अब सही बोला है इन्होंने, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट, एंड दूसरा जो पाथ होगा वो एक्चुअली जो होगा ना वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, इलिप्स होता है। तो कैसे होता है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला आता है कि सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट फॉलो करेगा,
ये जो सेंटर ऑफ मास पाथ फॉलो करेगा ना, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, कि सेंटर ऑफ मास, सर क्यों? मैं बताता हूँ, विल फॉलो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब सेंटर ऑफ मास जो है जैसे डिस्कस करेंगे ना, तो अगर ये इस पोजीशन में आ गया तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा इसका, मतलब सेंटर ऑफ मास सीधा ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे, है ना, कि भाई सेंटर ऑफ मास जो होगा एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। उसका रीजन है, आप देखो, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? इस पूरे प्रोसेस में वेट वर्टिकल होगा, नॉर्मल भी वर्टिकल होगा, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर। No, sir. तो स्मूथ है। फ्रिक्शन होता तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो सकता था, लेकिन इसमें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, इसलिए बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करने के लिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए होगा। तो मतलब इसमें अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो ये सीधे सेंटर ऑफ मास ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे, मतलब रॉड किसी अगली पोजीशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर भी सेंटर ऑफ मास जो होगा इसी लाइन को फॉलो करेगा। तो सेंटर ऑफ मास में तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो लेकिन ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में आपसे पूछते हैं ये, कि अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करूं तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, तो वर्टिकली एकदम सीधे जाता जाएगा नीचे, सर है ना, ये आपका आएगा इस तरह से। हाँ बोलो। तो हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा हमेशा सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मूव करने के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है ना, स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी भी उसको अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। तो इसमें वेट वर्टिकल लग रहा है, नॉर्मल भी वर्टिकल लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल तो मूव कर सकता है, लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास सीधे नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल मूव कर नहीं सकता, तो ये कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो। ये तो एकदम से आसानी से आ गया ये। अब ये चीज है कि ये जो पी पॉइंट होगा ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो उसके लिए सिंपल सा थोड़ा सा मुझे इस पी पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी, कि भाई जो पी पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या है। तो मेरे ख्याल से पी पॉइंट जो क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है वो एक्चुअली नीचे लिया हुआ है इसने, तो मैं नीचे ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता वैसे। यहाँ पे जो पी पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो इसने नीचे लिया हुआ था, मैं भी यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ ये पी पॉइंट, यहाँ से हटा के इस पी पॉइंट को हम नीचे ले आते हैं, है ना, इस जो पी पॉइंट है आपका, ये आपका नीचे ले आते हैं इस तरह से, सेम रॉड में, है ना, कि जो पी पॉइंट है वो आपका नीचे ले, तो फिर उसी के टर्म्स में आंसर लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे पी पॉइंट है कोई, और इस पी पॉइंट के डिस्टेंस जो है यहाँ से इसने आर दी हुई है, भाई आर कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कि तो देखो आर तो कोई कर्व पाथ फॉलो करेगा ना, क्योंकि जो आर पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट था, अभी यहाँ पहुंच गया ये, है ना। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके लिए आपकी आर हो जाएगी इसकी, कि अब ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी आर हो जाएगी, है ना। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास तो सीधे नीचे आ गया, लेकिन ये जो पी पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना, ये कुछ कर्व पाथ फॉलो करके ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो इस कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है ये, तो निकाल सकते हैं बहुत इजीली हम, है ना। निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, कि इसको मुझे कैलकुलेट अगर करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे, है ना, कि भाई यहाँ पे अगर मैं इसको ले लूंगा कि भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे निकालना है, कितना होगा इसका, तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहाँ पे है, कि सेंटर ऑफ मास जो होगा, मान लो मैं ये एंगल कोई थीटा ले लेता हूँ, है ना, ये एंगल मैंने क्या ले लिया, बेसिकली आपका थीटा ले लिया। तो आप देखो जो ये पी पॉइंट है, मैं अलग से इसको प्लॉट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, कि भाई अब पुरानी पोजीशन को छोड़ देते हैं, बल्कि मैं नई पोजीशन में प्लॉट कर लेता हूँ समय से, कि भाई ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैंने इस तरह से रॉड बना लिया, है ना, ये आपकी कोई रॉड आ गई है इसमें, ये इस तरह से,
है ना, और जो पी पॉइंट था वो यहाँ पे ले लिया मैंने से, और ये इसका सेंटर हो गया, और अपने ऑरिजिन जो लिया है वो यहीं पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। तो आप एक्स और जो ये पी पॉइंट है ना, इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो उससे पाथ के बारे में आपको आइडिया निकलेगा, भाई जो पी पॉइंट है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये आपको कर लो, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, है ना, ये वाला डिस्टेंस हम कितने ले सकते हैं, आप देखो ये पूरा तो एल था, है ना, ये पूरा क्या था बेसिकली आपका एल था, है ना, या वाई को इसी के टर्म्स में ले सकते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से, है ना, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो वाई तो आपका आ जाएगा कि अगर ये डिस्टेंस आर है ना, और अगर आपने ये वाला एंगल थीटा ले लिया है, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो आपका आर साइन थीटा ही हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वाई कोऑर्डिनेट तो आर साइन थीटा हो गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना, कि वाई जो होगा वो बेस से हाइट ही तो होगी इसकी, वो तो आपका आर साइन थीटा हो गया। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली ये वाला हो जाएगा ना, इतना वाला, ये चीज एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसी को हम बोल रहे हैं बेसिकली आपका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपका, कि अगर मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली आपकी हो जाएगी L/2 माइनस आर, भाई पूरा L/2 था क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही तो है, और L/2 से आर आपने माइनस कर दिया, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो L/2 आर, है ना, L/2 माइनस आर इंटू आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसको समझ में आएंगे तभी आगे समझ में आएगा आपको, है ना। नो सर। मैं एक मिनट और क्लैरिटी के साथ बताता हूँ दूसरे पेज पे। बस मैंने ये बोला कि इस तरह से आपका कोई रॉड था आपका, ये आ गया समझ में। आ गया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, तो सही किया आपने, सही एकदम। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपका, वह एक्स कोऑर्डिनेट आपका आर साइन थीटा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली आपका ये हो गया, है ना, कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, भाई एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, है ना, एक्स एंड वाई कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं बहुत इजली। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, वेट करो, मैं दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे, है ना, कि यहाँ पे आपका आपने बोला ये कोई इस तरह से था, ये ऐसा, ये आपकी रॉड आ गई, है ना, और आपने जो पी पॉइंट लिया था वो यहाँ पे आ गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ना, और आपने बोला सेंटर ऑफ मास तो सीधे ही आएगा, तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं पे होगा जहाँ पे पहले था, इसी लाइन, और सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा उसी के नीचे एक्स इक्वल टू 0 होगा। और आपने बोला ये जो पी पॉइंट जिसकी की ट्रेजेक्टरी मुझे निकालनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, तो आप देखो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो आर का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ना, तो वाई इक्वल टू तो आर साइन थीटा हो गया। और आपको पता है अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस L/2 पूरी थी, ये L/2 माइनस आर हो जाएगी, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो L/2 आर का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस भी ले सकते हो आप इसके इनफैक्ट, क्योंकि लेफ्ट वर्ड आपने लिया है, ये आपका हो जाएगा L/2 माइनस आर इंटू कॉस थीटा, है ना, क्योंकि आपने लेफ्ट वर्ड ले रहे हो ना ऑरिजिन के, इसलिए माइनस ले सकते हो, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपका ही आ जाएगा। अब इससे आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो आप देखो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई अपॉन आर, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई L/2 माइनस आर, बाहर एक माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो आप, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपका आ गया वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई L/2 माइनस आर का स्क्वायर, और ये जो चीज होती है 1 होती है, क्योंकि थीटा तो आपने एज्यूम किया था ना, वो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर,
प्लस आपका हो गया वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो आप देखो ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया कि भाई सेंटर ऑफ मास तो सीधे नीचे आएगा, ये पी पॉइंट पाथ फॉलो करेगा, कोई भी पी पॉइंट हो, है ना, कि पी पॉइंट हम ऊपर ले लें नीचे ले लें, थोड़ा बहुत प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा, फिर नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पी पॉइंट जो पाथ फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी। किसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी, है ना। तो आप देखो ये किस चीज के इक्वेशन है, ये आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। सर एलिप्स। हाँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना, कि ये जो होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि ये जो इक्वेशन है किसका है, बेसिकली आपका एलिप्स का है। तो जब भी किसी वर्टिकल रॉड को स्मूथ सरफेस में हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो नीचे गिरता है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम सीधे नीचे आता है और पी पॉइंट इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। पी पॉइंट का जो मोशन होगा वो कैसा होता है, बेसिकली आपका इलिप्टिकल होता है। मतलब यहाँ पे अगर पी पॉइंट पहले था तो यहाँ से सीधे पी पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, बल्कि इस तरह से कर्व इलिप्टिकल पाथ फॉलो करके यहाँ पे आएगा, है ना। कि इलिप्टिकल पाथ ये क्या करता है, फॉलो करता है, उस इलिप्टिकल पाथ की इक्वेशन है ना। तो ये आता है क्वेश्चन हमेशा, है ना। 337 सर बताओ। अगर पी पॉइंट सेंटर ऑफ मास के ऊपर होता फिर भी इक्वेशन सेम होती? बस उसमें ये जो आपने L/2 से R माइनस किया और प्लस कर देते, लेकिन पाथ का नेचर तो इलिप्टिकल ही रहता है ना। आप समझ गए ना, मतलब वो नीचे का जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो चेंज होते रहता पाथ इलिप्टिकल ही। मतलब यहाँ से अगर पी पॉइंट मान लो यहाँ पे रहता कहीं पे, तो ये ऐसे कर्व पाथ फॉलो करके यहाँ से यहाँ आता, तो पाथ तो इलिप्टिकल ही रहता, चाहे ये हो चाहे ये हो, बस ओके। कांस्टेंट नीचे वाले टर्म है वो चेंज हो जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास अगर वो नहीं है तो वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो हॉरिजॉन्टल मूव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना। कोई सारे फोर्स वर्टिकल हैं, वेट नॉर्मल जो भी है, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही नहीं है। हाँ, अगर फ्रिक्शन होता तो वो सेंटर ऑफ मास को हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता था, है ना। कि अगर फ्रिक्शन होता तो सेंटर ऑफ मास को हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो सेंटर ऑफ मास बड़ा सरप्राइजिंग चीज होती है ना। तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ practice। ठीक है, ये practice। ये हमने डिस्कस किया सारा कुछ, है ना, इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हमने। बेसिकली कंसेप्ट ही है, क्वेश्चंस तो क्या है ये, है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे। चलो एक क्वेश्चन जरा सा आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ जरा। मतलब ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ये जो प्रिज्म या ये है वेज है, ये पीछे चला जाएगा, है ना। तो कितना पीछे जाएगा वो आपको बताना है। ये जो प्रिज्म या वेज है वो इस तरह से पीछे चला जाएगा,
तो कितना पीछे चला जाएगा वो बताना है मुझे आपको। है ना, ये भी ब्लॉक यहाँ से नीचे पहुंचा। आपके आंसर में एच और थीटा आ सकता है। ये थोड़ा लिख पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन लिख ही सकते हो आप तो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। रिया थोड़ा सा गलत है। हाँ, सेलेस्टिंग योर आंसर इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। रिया थोड़ा सा कोई ट्रिग्नोमेट्री में गड़बड़ हो रही है, बाकी तो ठीक है सारा कुछ। सेलेस्टिंग आपका आंसर सही है। रेडो का क्वेश्चन है ये, आई रेडो का, लेकिन हमारे लिए तो एक लाइन का क्वेश्चन है ना, आई रेडो का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए एक लाइन का क्वेश्चन है। सही है गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। अरे कॉस बाई साइन को कॉट लिख दो यार, क्या जाता है लिखने में ऐसा। कॉट थीटा लिख दो, इतना लंबा लिखा आपने। कॉट थीटा सही है, सही आंसर बता रहे हो आप, बिल्कुल सही। देखो मैं एकदम बेसिक से करना चाहता हूँ ऐसे, वैसे तो मैं सीधे फॉर्मूले से सीधे लिख सकता था मेंटली इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं क्या ना, मैं बेसिक्स यूज करना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा ये एक स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा,
सपोज सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे कहीं पे है ना। अब हम ये यहाँ पे मेन कंसेप्चुलाइज करेंगे इसे कि आप देखो अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं तो वेट नॉर्मल जो भी है वो वर्टिकल लग रहा है ना, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो हम पहले ही डिसाइड करेंगे कि नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर ये तो सरफेस स्मूथ है, बाकी इसका वेट कुछ लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वो तो वर्टिकल होंगे। इन दोनों के बीच में नॉर्मल किसी एंगल पे लगेगा, लेकिन वो तो इंटरनल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अगर नहीं है देन सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली कर सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हॉरिजॉन्टली भाई सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं करेगा। मतलब अगर ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया इस जगह पे, प्लैंक भी एक्स से पीछे चला गया क्योंकि आपको निकालना है ये जो वेस्ट था, लेकिन यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करूं ना तो ये अभी भी सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पे होगा। कि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो सकता, वर्टिकल हो सकता है ना। कि अगर इस पोजीशन में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था तो ये चीज इधर गई, ये पीछे चली गई, अगर मैं सीधे लाइन करूं तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बस वही हो गया। इसके बाद फॉर्मूला वह डेल्टा एक्स सी लिखेंगे हम इसमें, स्मॉल एम, और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब सबका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेट लेना है आपको, तो आपको तो अगर ये एच है तो ये पूरी डिस्टेंस एच कॉट थीटा हो जाएगी। ये एच कॉट थीटा हो जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी एच कॉट थीटा, है ना। परपेंडिकुलर अगर एस है, ये एंगल थीटा है, तो बेस की वैल्यू एच कॉट थीटा हो जाएगी। अगर ये एच कॉट थीटा होगा तो ये बीच वाली जो ये डिस्टेंस होगी ये आपकी एच कॉट थीटा माइनस एक्स हो जाएगी। तो स्मॉल एम कितना डिस्प्लेस हो गया, पहले यहां पे था अब यहां गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है एच कॉट थीटा माइनस एक्स। जो वेस्ट था जिसका कि मास कैपिटल एम था वो लेफ्ट पर चला गया है, माइनस एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस एम टोटल मास। ये सब चीजें हम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं क्योंकि वर्टिकल की डायरेक्शन में हम इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्टिकल में तो एक्सटर्नल फोर्सेस है। हमने ये कंक्लूजन किया है कि अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो आपको पता है स्मॉल एम डिस्प्लेस होकर यहां से यहां पहुंच गया, वेज भी डिस्प्लेस हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती ना, मतलब ये चीज जीरो हो जाएगी। तो इसको जीरो करके जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा एम एच कॉट थीटा बाई एम प्लस एम। ये आपका डिस्प्लेस हो गया, ये इसका आंसर है एम एच कॉट थीटा बाई एम प्लस एम। ये तो मैंने एकदम बेसिक्स यूज कर लिया। वही स्मॉल एम डिस्प्लेस हो सकता है, कैपिटल एम भी डिस्प्लेस हो सकता है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो सकता। अगर मैं इसको सीधे एक लाइन में करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, कोई मुझे बता सकता है क्या। मैं ये सब चीजें नहीं लगाना चाहता, सीधे फॉर्मूले से करना चाहता हूँ। एम एफ सर अपॉन में एम प्लस एम से हो जाएगा। हाँ बस एम एक्स आर बाई एम प्लस एम टू हो जाएगा। अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है एम एक्स आर बाई एम प्लस एम। अब इसमें मास तो ठीक है, दोनों का मास तो है। व्हाट इज एक्सआर, एक्सआर क्या होता है, एक्सआर होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज। एक्सआर लिखने का मतलब ही तो ये है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर ये यहां से यहां आया है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये कम हुआ है डिस्प्लेस, लेकिन वेज के रिस्पेक्ट में तो इतना पूरा एच कॉट थीटा से डिस्प्लेस हुआ है। एक्सआर क्या होता है, डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वो तो एच कॉट थीटा ही है ना। मतलब ये जो एच कॉट थीटा है यही तो एक्सआर है, जो प्लैंक के केस में लेंथ होता था। तो सीधे भी लिख सकते थे हम इसमें एम एच कॉट थीटा बाई एम प्लस एम, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन यूजली ये मेथड ज्यादा सही होता है।
ना, ये मेथड है बस कि बेसिक से ही सॉल्व करो आप। इसमें कोई फॉर्मूला कितने याद रखोगे आप, है ना। मतलब कंसेप्चुलाइज ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास एक अलग प्राणी है कोई, है ना। बाकी चीजें डिस्प्लेस होते रहें, वो तब तक किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जब तक उस डायरेक्शन में उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है तो वो तो उस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है। रॉड वाला भी क्वेश्चन यही था, ये भी वही बोल रहा है ना। क्या कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यही चीज थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास में आपको जाननी है। हाँ, ये कोई बता सकता है क्या इस क्वेश्चन को? मतलब एक एम आपका वी से इस तरफ जा रहा है और एक 2m 2v से इस तरफ जा रहा है, तो स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो? स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है वैसे कि आपका की? देखो इसमें मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, सी फ्रेम यूज होगा ऐसे। जैसे मैंने निकाल लिया आंसर। अच्छा निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सेंड कर दो सी फ्रेम। सी फ्रेम ही तो समझना होता है। और थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। क्यों आ रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा गलत आ रहा है। सर रूट एम और के दोनों क्या है? एक आपका एम है, दूसरा 2m है। एक मास m है, दूसरा 2m है। एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की 2v है।
मैं बताता हूँ, देखो क्या है कि अगर मैं इस दोनों को सिस्टम ले लूं तो स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल हो गया, तो हम बोलेंगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। है ना, ये सरफेस अगर दिया नहीं है तो हम स्मूथ ही मान लेंगे इसे, वैसे देना चाहिए था। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक को मैंने वी से इधर थ्रो किया, एक को टू वी से किया, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपको पता है केसी कांस्टेंट रहेगा। केसी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये आपका जो है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो भाई जो भी सेंटर ऑफ मास जहां पे भी इसका होगा वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता है जैसे ही टू वी से इधर जाएगा और वी से इधर जाएगा तो ये स्प्रिंग खींचेगी ना, और जब स्प्रिंग खींचेगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर कहाँ से आएगी, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो केसी तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपको तो जब ये खींचेगी तो इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होगी, तो जो वो एनर्जी है उसका सोर्स क्या होगा, फिर कहाँ से आएगा वो, कौन सर से। के डैश। हाँ तो हम बोलेंगे केसी तो सेम रहेगी, जो के डैश होगा विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब आप के डैश निकालोगे पहले आप, तो के डैश की वैल्यू जब निकालेंगे तो हाफ ऑफ म्यू, तो म्यू जो होता है वो मास का प्रोडक्ट को सम से डिवाइड करते हैं, तो एम इंटू टू एम बाई एम प्लस टू एम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका टू एम बाई थ्री आ गया, तो म्यू जो आ गया वो टू एम बाई थ्री आ गया। अब वी रिलेटिव ध्यान रखना, वी रिलेटिव ये वी से इधर, ये टू वी से इधर जा रहा है, तो वी रिलेटिव वी प्लस टू वी हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर मतलब ये थ्री वी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होता तो माइनस होती है, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो ये के डैश हो गई। ये पूरी की पूरी जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए तो एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम का मतलब यही तो है कि भाई केसी का तो कुछ हो नहीं सकता, के डैश कन्वर्ट हो सकता है, तो जब के डैश पूरा कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइम एक्स में एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होके हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्सटेंशन कितना होगा, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरे पास जो आंसर है वो ये दिया हुआ था, एक्स इक्वल टू, है ना, वी बाहर था, अंडर रूट ऑफ सिक्स एम बाई के था। चेक करो क्या सही लिखा है मैंने, सही आंसर है क्या ये, एक लाइन का क्वेश्चन देखो, यही सीखना है आपको कि सर भाई, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं किया था, इसलिए गलत आंसर है। हाँ वो स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं के डैश, तो के डैश की वैल्यू होती है हाफ ऑफ रिड्यूस मास इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ये, इसमें इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, उसमें अपने सी फ्रेम यूज कर लिया। आज मैं और भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको भी आप सॉल्व कर लेना, है ना, और कुछ डाउट होगा तो पूछते रहना मेरे से। ये तो मैं शेयर करूंगा ही जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस ग्रुप में आएंगे, है ना। तो ये लिखो आप थोड़ा सा, चलो दो क्वेश्चन और करते हैं, देन वी ऑफ द क्लास। दो क्वेश्चन आप करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला उसमें, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा आपकी। देखता हूँ कहाँ है क्वेश्चन वो, हाँ एक क्वेश्चन तो ये कर लो आप फिर, सही आंसर चाहिए मुझे। डिस्प्लेसमेंट ये मैन का ही पूछ रहा है,
व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, हिज वर्ड लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? प्लैंक का नहीं पूछ रहा है। Gaurav, your answer is correct. Celeste Singh, your answer is correct. Riya Rana, your answer is correct. सही आंसर दिया तो, सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर दिया आपने। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, वही प्लैंक वाला ही क्वेश्चन है ये, है ना, कि इस तरह से प्लैंक है कोई, इसके ऊपर कोई पर्सन है ना। अब इसने कोई लेंथ ऑफ द प्लैंक नहीं दिया हुआ है, ये इसने बोला ये चल रहा है इसके ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से,
तो 4 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो 4 सेकंड में ये कितना आगे चला जाएगा? 4 मीटर आगे चला जाएगा। तो उसका जो एक्स आर हो जाएगा वो 4 मीटर हो जाएगा। तो ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा ये 4 मीटर आगे इस पे, है ना। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये आपकी 4 मीटर हो जाएगी 4 सेकंड बाद। लेकिन आपको पता है जब तक ये 4 मीटर से इधर जाएगा, ये चीज पीछे भी तो चली जाएगी ऐसे, है ना, कि जो पूरी चीज है ये पूरी चीज पीछे भी तो चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक भी हो जाएगा, है ना, कि पूरी चीज पीछे चली जाएगी ऐसे। जब ये पूरी चीज पीछे चली जाएगी और ये यहीं पे है, तो ग्राउंड पे के रिस्पेक्ट में तो इसका डिस्प्लेसमेंट फिर कम हो गया ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बेसिकली आपका कम हो गया। ये 4 मीटर तो विद रिस्पेक्ट टू वेज चला गया है ये, क्योंकि एक्स आर है ना। अब ये कितना पीछे जाएगा ये मैं इजिली निकाल सकता हूँ, है ना। आपको फॉर्मूला पता है कि एक्स की वैल्यू होती है एम एक्स आर बाई एम प्लस एम, है ना, कि एम एक्स आर बाई क्या हो गया? बेसिकली आपका एम प्लस एम हो गया, है ना। ये आपका, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लो। मास आपका 80 kg है मैन का, एक्स आर 4 हो गया, और टोटल मास 80 प्लस 320 हो गया, है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 400, है ना। कितना? 0.2 मीटर आ रहा है क्या? और 0.2 मीटर आ रहा है क्या? नहीं, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर आ जाएगा, है ना। तो 0.8 मीटर पीछे चला गया ये। तो मैन का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हुआ वो तो इसका डिफरेंस ही तो होता है। तो जो एक्स आपको निकालना है, एक्स आर माइनस एक्स कितना हो जाएगा? तो एक्स आर माइनस एक्स में एक्स आर तो 4 है, और एक्स की वैल्यू जो हो गई 0.8 हो गई, मतलब इसका आंसर 3.2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3.2 मीटर आ गया, इस करेक्ट आंसर, है ना। हम इससे निकाल सकते हैं, सही आंसर दिया था आपने, 3.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आप बेसिक से भी कर सकते थे, है ना, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस मैन को यहाँ से हटा दो आप ऐसे, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा, है ना? यहाँ पे कहीं पे मैन होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये 4 मीटर हो जाएगी। ये आपको निकालना था, ये बीच वाला, तो इस तरह से हम कर लेंगे इसे। हाँ चलो, एक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये फ्रॉग वाला क्वेश्चन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। हाँ, ये जरा देखो आप क्या बोल रहा है। मतलब प्लैंक के दूसरे एंड पे फ्रॉग पहुंचना चाहता है, तो कितनी स्पीड से वो जंप करे। इसका देखें कौन सही आंसर होता है।
सर वेलोसिटी की डायरेक्शन और प्लैंक के बीच में थीटा एंगल है। वो दिया नहीं हुआ है, वो आपको चूज करना है। ओके सर। दिया नहीं हुआ है कुछ भी, आप कितना एंगल है वो आपको चूज करना है। वो मतलब फ्रॉग चूज करेगा कि कितना एंगल पे करे, ताकि वो मिनिमम स्पीड से दूसरे एंड पे पहुंच जाए। एंगल वो कुछ भी चूज कर सकता है, सीधे कूद जाए, जैसा भी कूदे, मिनिमम स्पीड से पहुंचना चाहिए वहां पे, ये पूछा हुआ है। और प्रोजेक्टाइल मोशन से ही करना है, रेंज ले लेंगे हम इसमें। आपको थीटा एंगल लेके कर लो, बाद में थीटा को मिनिमाइज कर देना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे ये जंप करके दूसरे एंड पे जाएगा, प्लैंक यहीं पे थोड़ी रहेगा, प्लैंक तो पीछे चला जाएगा ना। पहले तो ये निकाल लो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम एक्स आर बाई एम प्लस एम। तो अगर ये दूसरे एंड पे पहुंच रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो एल ही होगा, एम इंटू एल, है ना। कि भाई अगर ये जंप करके दूसरे एंड पे पहुंचना चाहता है तो रिलेटिव एल ही होगा। भाई दोनों का मास सेम है, इसने बोला है कि प्लैंक, बोर्ड एंड फ्रॉग हैव इक्वल मासेस, एम प्लस एम। मतलब ये L/2 से पीछे चला जाएगा। मतलब जब तक ये फ्रॉग दूसरे एंड पे पहुंचेगा ना, तब तक ये L/2 से पीछे जा चुका होगा प्लैंक। मतलब प्लैंक की पोजीशन आपकी ऐसी हो चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ये कितना से पीछे जा चुका होगा, आपको पता है कि अभी आपने बोला कि L/2 से पीछे चला गया ये। मतलब फ्रॉग को पूरा L जंप नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसको तो खाली L/2 जंप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जंप करेगा प्लैंक पीछे जाना शुरू होगा, तो वो कम डिस्टेंस इसको इसको बेसिकली इस पोजीशन से इसी पोजीशन तक पार होगा फ्रॉग को जंप करके। तो बाकी तो प्लैंक पीछे चला गया। मतलब फ्रॉग की रेंज शुड बी L/2। उसकी फ्रॉग की L/2 रेंज होना चाहिए। और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि वी स्क्वायर बाई क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई जी। ये L/2 होना चाहिए। तो कितनी स्पीड से ये थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट हो ताकि इसका रेंज L/2 हो जाए। तो यहाँ से स्पीड आ गई, तो स्पीड की वैल्यू आपकी आ गई, है ना, GL/2 साइन 2 थीटा। ये आंसर आ गया। भाई इतनी स्पीड से अगर ये थीटा एंगल पे जंप करे तो इसकी रेंज L/2 हो सकती है। और अगर L/2 रेंज होगी तो जब तक ये दूसरे एंड पे पहुंचेगा जिस टाइम तक, तब तक L/2 से प्लैंक पीछे चला जाएगा, दूसरे एंड में आ जाएगा ये। लेकिन ये फिर ये मिनिमम का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन में थीटा तो दिया नहीं हुआ है। मतलब स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम पॉसिबल स्पीड।
तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए थीटा कितना लेना चाहिए उसे? ये सर्च करो जरा मुझे। 45। 45 डिग्री, बिल्कुल सही है भाई। 45 डिग्री पे तो रेंज मैक्सिमम होता है, तो 45 डिग्री लेगा तो स्पीड मिनिमम होगी ना उसकी। यहां से आप देख लो भाई, जी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा, है ना, कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो उस टाइम जो v होगा वो मिनिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब 2 थीटा जो होगा, 2 थीटा 90 का मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आपके क्वेश्चन के आंसर में साइन 2 थीटा आप 1 ले लोगे, थीटा 45 डिग्री लेके, मतलब इसको 45 पे अगर प्रोजेक्ट हो ना तो कम से कम स्पीड में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो जो आंसर आएगा कि मिनिमम स्पीड जिससे कि ये फ्रॉग दूसरे एंड में जा सकता है वो आपकी GL/2। सिंपल सा आंसर आ गया, है ना, कि GL/2 आ गई। बस हो गया आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। हालांकि इतना दिमाग फ्रॉग लगाता नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर एग्जैक्ट दूसरे एंड पे जाना चाहता है मिनिमम स्पीड से, है ना, तो उसको इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, एंगल 45 सेट पे करके ही जंप करेगा, है ना। देखो ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, ये mx/n+, है ना, सारे हम इसी से करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। तो वी हैव कवर्ड द सेंटर ऑफ मास। तो मैं आपके ग्रुप में वो भेज दूंगा आज मैं इसके तीनों रिकॉर्डिंग्स। वैसे तो रिकॉर्डिंग तो चैनल पे अपलोड होती है, तो आप देख भी सकते हो उसे। अदरवाइज मैं भेज दूंगा और कुछ और क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, है ना। तो उसको आप सॉल्व करके अगर कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट वीक डिस्कस करना, है ना। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना, कि नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक होगा वो आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बाय।